नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर। आज चर्चा उस बात की जिसको लेकर लोगों के मन में आशंकाएं हैं, भ्रम है और बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि विकास किस कीमत पे, और शायद इसी बात की चर्चा है। लेकिन आज इन तमाम सवालों का जवाब हम उस व्यक्ति से दिलाएंगे जिसके सुनने का इंतजार आप लोगों को है। वो खुद अरावली के बेटे जाने जाते हैं, अलवर के सांसद भी हैं और मिनिस्टर भी हैं, और शायद उनसे बेहतर आज इन तमाम सवालों का जवाब कोई नहीं दे सकता। आपका बहुत बहुत स्वागत है भूपेन जी। अरावलीज को लेकर एक जबरदस्त चर्चा आपने देखी, डिबेट है और कहीं ना कहीं सरकार को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। तो मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, क्या अरावली की पहाड़ियां बचेंगी या खत्म हो जाएंगी? अरावली पूरी तरीके से बचेगी, सुरक्षित रहेगी, संरक्षित रहेगी। ये मेरा वादा नहीं, ये मेरी प्रतिबद्धता है और ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प भी है। सर, जिस तरीके से एक चर्चा है जिसको लेकर एक्चुअल भ्रम है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया है, जो गाइडलाइंस हैं सर्वे ऑफ इंडिया, कि 20 मीटर से लेकर 100 मीटर तक में कंस्ट्रक्शन हो सकता है। ये भी बात कही गई, मैं वो पूरा वर्डिक्ट लेकर आई हूँ अपने साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उसमें खास तौर पे बात किया गया है कि मंत्रालय को आइडेंटिफाई करना है 4 कैटेगरी में: इकोलॉजिकल सेंसिटिव, कंजर्वेशन क्रिटिकल, restoration priority areas within the Aravali landscape where mining shall be strictly prohibited or permitted only under exceptional and scientific justified circumstances। तो बेसिकली आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आखिरकार कितने में माइनिंग हो पाएगी। ऐसा इसमें कहीं नहीं लिखा है कि 20 मीटर से 100 मीटर में हो सकती है। आप जो लाइन पढ़ रही हो इसमें कहीं ये लिखा ही नहीं है। ये जो चीज़ लिखी है, ये डायरेक्शन है कि अरावली क्षेत्र में जो माइनिंग होएगी उसके लिए एक मैनेजमेंट प्लान बनना पड़ेगा। मैनेजमेंट प्लान फॉर साइंटिफिक माइनिंग। जब मैनेजमेंट प्लान फॉर साइंटिफिक माइनिंग जो है ICFRE द्वारा बनाया जाएगा, उसमें ये बनाया जाएगा कि जिस जगह पर माइनिंग की परमिशन दी गई है या की जा रही है वो कितनी इकोलॉजिकल सेंसिटिव है, उसी के हिसाब से ही परमिशन दी जा सकती है। दूसरा, अभी तक क्या होता था, कांग्रेस के समय में जो माइनें दी थी लोग छोड़कर चले जाते थे, बाद में वहाँ गड्ढे रहते थे। जितने भी ये यूट्यूबर दिखा रहे हैं ये वो कांग्रेस के करे हुए माइन के गड्ढे दिखा रहे हैं। इसमें वर्ड यूज़ किया रेस्टोरेशन। तो रेस्टोरेशन का अर्थ ये है कि उनका रेस्टोरेशन प्लान भी होना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि आप माइन करके चले जाएं, गड्ढे खोद के फिर क्या होगा। तो वापस से रेस्टोर होना चाहिए। धरती से जिस तरीके से आप चीज़ लेते हो उसी तरीके से प्रकृति को वापस हरा भरा करके लौटाना चाहिए। सर, एक चीज़ और ये समझना चाहते हैं, क्योंकि 80% राजस्थान में आता है और हम चारों राज्यों की बात करते हैं। ये कहा जाता है कि 12,081 पहाड़ ऐसे हैं जो 100 मीटर से नीचे हैं, केवल 1,048 पहाड़ ऐसे हैं। तो अगर रफ बात करें तो लगभग सिर्फ 8% ही हैं जो 100 मीटर से ऊपर हैं। पहले तो ये आंकड़ा कहाँ से गिन के लाए, पहला विषय। दूसरा ये है कि अगर 2 पहाड़ 100 मीटर से ऊंचे आधे किलोमीटर के दायरे में है तो उसके अंदर जितना भी भूभाग है वो सब अरावली के जोन में आएगा, अरावली रेंज में आ जाएगा, तो वो भी प्रोटेक्टेड है। फिर पहाड़ ऊपर पतला होता है, नीचे उसका जो धरातलीय आकार है वो विस्तृत होता है। उसमें जो न्यूनतम क्षेत्र में जितनी गोलाई होगी वो भी इसके अंतर्गत आएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही निर्णय दे रखा है कि जो प्रोहिबिटेड एरिया है, जैसे अरावली के क्षेत्र में 4 टाइगर रिजर्व्स हैं, अरावली के क्षेत्र में 20 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, अरावली के क्षेत्र में भारत सरकार की योजना के द्वारा जो वृक्षारोपण हुआ है, अरावली के क्षेत्र में ऐसा क्षेत्र जो पानी के वाटर का रिसोर्स है, हमें पता है बनास वहाँ से निकलती है, माही वहाँ से निकलती है, या अरावली में जैसे सिलिसेट लेक है, जैसे हमारी सांबर की लेक है, तो जितनी भी लेक्स हैं वो भी सेंसिटिव जोन है। फिर जो डार्क जोन है वहाँ पर भी माइनिंग प्रोहिबिटेड है। तो मैं जब कहता हूँ कि 90% प्रोहिबिटेड है तो ये सारा एरिया उसके अंतर्गत है। अभी अरावली में लगभग 1,43,000 किलोमीटर का ये क्षेत्र है
जिसमें केवल 270 किलोमीटर में ही माइनिंग होती है, जो 0.19% है। अगर ये सारे रेस्ट्रिक्शन आ जाएंगे तो भी अरावली में केवल 2% से ज़्यादा ज़मीन पे माइनिंग हो ही नहीं पाएगी, वो भी सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्लान के साथ, साइंटिफिक। तो जो जगह जगह हमने देखा ना कांग्रेस के समय में लोग काट काट के पहाड़ों को चले गए, वो सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। सर, इसमें दो बातें निकल कर आती हैं जिसकी असल डिबेट चल रही है। एक तरफ ये बात है कि 90% खोल दिया गया है माइनिंग के लिए, आपने इसकी विपरीत बात कही कि 90%। नहीं, मैंने नहीं कही जी, मैं आपको बताता हूँ। निर्णय में पहली बात है प्रोहिबिटेड एरिया, तो वो बाहर हो गया। निर्णय में है डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट प्लान, तो वो बनाना अनिवार्य हो गया। पानी के रिसोर्सेज की जगह वो बाहर हो गई। झील का क्षेत्र वो बाहर हो गया। इको सेंसिटिव जोन से 1 किलोमीटर का एरिया वो बाहर हो गया। और जो भी पर्वत रेंज की श्रेणी में आएगा और जो पर्वत होगा, और पर्वत भी ऊपर का टॉप नहीं, नीचे का जो उसका बेस होगा, उस सबको पहले चिन्हित किया जाएगा जहाँ पे इजाज़त देनी है। चिन्हित करने के बाद उसका एक प्लान बनेगा, ICFR की स्टडी होगी और उसके बाद स्ट्रेटेजिक तरीके से ही खोला जाएगा। तो इतने रेस्ट्रिक्शन के बाद तो 2% है। तो सर, जिस 1% और 2% की आप बात कर रहे हैं वो कौन से इलाके होंगे? वो तो जिला अनुसार होगा, उसको कोई तय नहीं कर सकता है। और इवन मैंने तो स्टडी कहा भी है और मैंने दिया भी है कि अरावली में मैंने 3 राज्यों के, दिल्ली में तो माइनिंग अलाउ नहीं है, दिल्ली में अरावली में माइनिंग नहीं हो सकती, तो ये तो प्रोहिबिटेड है। अब बचे 3 राज्य। 3 राज्य में सबसे ज़्यादा हरियाणा में महेंद्रगढ़ में है, या राजस्थान में ज़्यादा जो मायने हैं वो उदयपुर और राजसमंद में है, और गुजरात में बनासकांठा में है। हमने उसका भी एनालिसिस कराया है, वहाँ भी 1.7 1.8 से ज़्यादा है ही नहीं। सर, एक बात ये समझिए, जब ये बात होती है कि अरावलीज के साथ चाहे 1% छेड़छाड़ होगी, चाहे सिस्टमेटिक तरीके से, छेड़छाड़ नहीं होगी कभी। छेड़छाड़ सिस्टमेटिक तरीके से नहीं होती, सिस्टमेटिक तरीके से माइनिंग होती है। तो माइनिंग में उसके जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, जो साइंटिफिक मेजर्स हैं, और फिर माइनिंग में केवल माइनिंग करके जाना नहीं है, उसका रेस्टोरेशन प्लान भी बनाना है। तो वो तो पैरामीटर्स को स्ट्रिक्ट किया गया है। माइनिंग तो पूरी दुनिया में होती है। पर सर, इसको इस तरह से लिया जा रहा है कि अगर थोड़ी सी भी जब अपन कंस्ट्रक्ट करते हैं, मैं डेप्थ भी समझूंगी आपसे, क्योंकि हम तो अभी तक सिर्फ 20 मीटर और 100 मीटर की बात कर रहे हैं। जब कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो नीचे डेप्थ भी होती है, और उसी अरावलीज के नीचे वाटर टेबल रिचार्ज को हम अक्सर बात करते हैं। तो एक वो डेप्थ समझना चाहूँगी, दूसरा ये समझना चाहूँगी कि कहा जाता है कि अगर अरावलीज में कंस्ट्रक्शन होता है, चाहे 0.1% भी हो, कंस्ट्रक्शन तो होगा ही। मकान है, शहर है, वो क्यों नहीं होगा कंस्ट्रक्शन। अरावली का केवल माइनिंग एरिया में माइनिंग होता है और कुछ नहीं होता है। अच्छा सर, माइनिंग इट्स, ये जो जजमेंट है ये लिमिटेड टू माइनिंग एरिया है, बाकी पूरे क्षेत्र में इसका कोई जजमेंट का वो नहीं है। प्रोहिबिटेशन फॉर माइनिंग है। और माइनिंग क्यों जरूरी है सर? अगर 1% भी है तो वजह क्या है इसकी? आप मकान बनाती हैं, उसके लिए आवश्यकता है या नहीं है? भाई मकान किससे बनाएंगे? प्लास्टिक से बनाएंगे, किससे बनाएंगे? सर, उसके जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल इससे निकल कर तो आता है कहाँ से आएगा? अरावली से। फिर कुछ क्रिटिकल मिनरल भी है। अब हमारी अरावली में तांबे की माइन है, तो उसकी आवश्यकता नहीं है देश को। यूरेनियम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसकी भी स्ट्रेटेजिक माइनिंग की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस में परमिशन मिलेगी। तो ये तो बल्कि रेस्ट्रिक्शन करने का है। लंबे समय तक कांग्रेस के शासनकाल में अरावली का दोहन होता रहा, इलीगल माइनिंग होती रही, ज़िले में डिस्ट्रिक्ट प्लान नहीं थे, और कोर्ट ने कहा भाई चारों राज्य एक परिभाषा तय करो। चारों राज्यों में एक परिभाषा, और ये परिभाषा लार्जली राजस्थान में एक्सेप्टेड थी। ठीक है, तो चारों राज्यों की एक परिभाषा तो होनी चाहिए माइनिंग को लेकर के। तो माइनिंग को लेकर के आज इलीगल माइनिंग में जो कोर्ट का निर्णय आया है, और अभी तो निर्णय कोर्ट में आने के बाद अभी ओपन ही है, सारा विषय वहीं पर है। पर मुझे कोई तो कांग्रेस का व्यक्ति इस जजमेंट को पढ़ करके ये बताए कि इसमें कहाँ ओपन है। मैं आपके माध्यम से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कहना चाहता हूँ, वो इस जजमेंट का पैराग्राफ नंबर 50 के डायरेक्शन पढ़ दे और समझा दे पब्लिक को, जैसे मैं समझा रहा हूँ। उनका आरोप तो सर आप पे ये है कि आरोप वही तो 2010 में हमने भाई किया, आरोप वही आप कर रहे हैं। नहीं, वो नहीं कर रहे।
आरोप तो कुछ भी, उनके तो चीज़ को कभी मान्यता नहीं मिली, कोर्ट ने कभी स्वीकृति नहीं दी। पर सर क्या वो जजमेंट सेम था जो जो नहीं, same उसमें बात कुछ थी? था ही नहीं, उसमें कुछ भी नहीं था। उससे तो निराश होकर के, उससे तो राजस्थान में निराशा आई। उसके सुनिए, उसके बाद कोर्ट ने एक कमेटी अपॉइंट करी। कमेटी में मिनिस्ट्री जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट की, उनको करा। उनके साथ शीर्ष संस्थाएं करी। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया करी, देश की जितनी भी भूगर्भ है उसका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करते हैं उनको रखा। उसके साथ कोर्ट की जो अपनी कमेटी है, सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी, उसके रिप्रेजेंटेटिव को रखा। फिर चारों राज्यों के सेक्रेटरीज को रखा जो फॉरेस्ट के सेक्रेटरीज हैं। तो ये अब एक राज्य का विषय नहीं था, ये चारों राज्य का विषय था। और उसके बाद जजमेंट के पैरा नंबर 50 में डायरेक्शन दिया। क्या डायरेक्शन दिया? पहले कोई माइनिंग नहीं होएगी। दूसरा, माइनिंग करने से पहले मैनेजमेंट प्लान बनाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट वाइज ICFRE का। तीसरा, जो आपने चारों शर्तें कही उनको करना पड़ेगा, रेस्टोरेशन करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा अनिवार्य होने पर स्ट्रेटेजिक माइनिंग की इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन इन सारे प्रिकॉशन के साथ। और इलीगल माइनिंग पूरी तरीके से बैन होगी। तो ये इसमें अब किसको दिक्कत है? सर मैं बहुत सारे आपके सवाल में बहुत सारे मेरे और सवाल निकल कर आते हैं, लेकिन पहले मैं अशोक गहलोत जी के बाद मुझे कुछ और समझना है। अशोक गहलोत जी ने जो आरोप लगाया, क्योंकि ये राजस्थान की एक सेंटिमेंट की बात है, वहाँ के जो भील प्रजाति है उनके लिए बड़ा सेंटिमेंटल इशू है। वो ये कह रहे हैं कि 2010 में भी मैंने सेम बात कही थी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय क्यों नहीं दे रिजेक्ट दिया? कर दिया, और अब 2024 में यही बात को स्वीकार किया। क्या ये बात सही है? ये गलत है। उनकी किसी बात को पे कोई निर्णय नहीं था। उन्होंने जीवन में आज तक कोई इसमें किया ही नहीं। राजस्थान में लीगल मायने चली। आज ये जो निर्णय आया है ये चारों राज्यों का एक्सपर्ट ओपिनियन के आधार पे आया है, और अभी तो ये पूरा नहीं हुआ है। अभी तो कोई नई माइन नहीं हो सकती जब तक मैनेजमेंट प्लान ना बने। जो आपके मंत्रालय और ICFR की तरफ से। देखिए, इस निर्णय में आज तक अशोक गहलोत जी के समय में जब न्यायालय के निर्णय आते थे तो कभी तो इनके भ्रष्टाचार आते थे, कभी इनके नोशनल लॉस आते थे, कभी इन पे कैग की रिपोर्ट आती थी। इस निर्णय के एक पैराग्राफ में लिखा गया कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट चलाया गया है, तो जिसको तो कोर्ट ने अच्छा माना है। दूसरा, इस एक जगह कहा गया कि जो ICFRE है उन्होंने सरंडा के जंगल जो झारखंड है उसको लेकर के बेस्ट मैनेजमेंट प्लान बनाया है। तो ये तो हमारे एक संस्थान की क्रेडिबिलिटी है। अब उनकी ना तो क्रेडिबिलिटी है, ना उन्होंने कुछ किया है, बल्कि झूठ और बोल रहे हैं। तो मैं तो इतना ही कहता हूँ, पैरा नंबर 50 के डायरेक्शन में क्या गलत है वो बता दें। मैं वो डेटा देख पा रही हूँ। डेटा क्या है? उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी, कंपैरिजन रिपोर्ट किया। आप एक बात बताइए ना। हाँ चलिए, पहले आप पूछ लीजिए, फिर मैं जवाब दे दूंगा। कि जब इलीगल माइनिंग को सबसे ज़्यादा उनकी सरकार में पकड़ा गया, पैसा के लिहाज से भी उन्होंने सबसे ज़्यादा जो पाबंदी लगाई या उन पे कसा, और बीजेपी सरकार, तो उन्होंने एक कंपैरेटिव रिपोर्ट दी है कि ये सारे गलत कामों पे शिकंजा कांग्रेस सरकार ने ज़्यादा कसा बजाय कि बीजेपी सरकार ने। हमें तो अभी 2 ही साल हुए हैं, वो तो 5 साल राज करके गए हैं, और शिकंजा तो सभी चीज़ों में कसा गया है, पेपर लीक से लेके सभी चीज़ों में। और मैं तो कह रहा हूँ वो सुप्रीम कोर्ट का पैराग्राफ नंबर 50 के डायरेक्शन पढ़ दें और उसमें क्या गलत है बता दें। मामला तो अभी न्यायालय में ही है, वहाँ पे बताए ना। अशोक गहलोत जी, तो इस देश में तो हम न्याय में भरोसा करते हैं ना, बता दें जी। तो सर मैं वापस उस आप बात भी में पैराग्राफ 50 ही लेके आई हो। मैंने उसका आपको जवाब दे दिया। उसमें आपने जो शब्द कहा, मैंने कहा वो शब्द नहीं है जो आप कह रही हो। इतनी क्लियरिटी से तो कोई बताए। सर मैं ये समझना चाहूँगी कि आपने कहा क्रिटिकल मिनरल्स, और एक आपने कहा कि जो कंस्ट्रक्शन होता है, चाहे सड़क का हो, मकान का हो, उसका जो मटेरियल मिलता है। मैंने कहा आपको मटेरियल कहाँ से आता है? किससे? अरावली से। अरावली से नहीं, जो भी माइनिंग पहाड़ माइनिंग। अब दो बातें, एक ये कि ये सारा जो सामान है, क्रिटिकल मिनरल को छोड़ देते हैं, वो हमको बाड़मेर और दूसरी जगह से भी मिल सकता है। तो क्या सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से हम अरावली, और क्रिटिकल मिनरल अगर है तो क्या, जैसे हम सैटेलाइट आजकल टेक्नोलॉजी से पता कर लेते हैं, तो इतना है कि हमको अरावलीज में माइनिंग करने की ज़रूरत है? देखो, इसी के लिए तो उन्होंने प्लान बनाने की बात करी है।
जब आपके पास प्लान नहीं है, जब आपके पास डेटा नहीं है, जब आपके पास रेस्टोरेशन प्लान नहीं है, आप किसी भी जगह को जाकर के खोद देंगे, आप किसी भी जगह पे जाके इलीगल कर देंगे, तो इसका प्लान बनना चाहिए ना, और प्लान सार्वजनिक होना चाहिए। वही कोर्ट ने डायरेक्शन दिया। और ये विद टाइम मिनिस्ट्री और वो करेंगे। वो अभी तो मामला कोर्ट में ही है, अभी तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। जब डायरेक्शन होंगे तो हुए हैं, अभी एक बार और ओपन है और सुनवाई हो जाएगी। जो डायरेक्शन होंगे वैसे करेंगे। जहाँ तक सरकार की बात है, मैं आपके माध्यम से बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ कि मैं अरावली में ही पला बड़ा हूँ, अरावली में ही जन्म लिया है, वही मेरा गांव है, वही मेरा शहर है, वही मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, और इसलिए हम अरावली को बचाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। सर, उदाहरण के तौर पे जैसे हम उत्तराखंड को लेते हैं, जो सवाल है पब्लिक फोरम में या जो रोष है वो ये कि उत्तराखंड में जब थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन अलाउ किया तो वो वैध से कब अवैध हो जाता है। कंस्ट्रक्शन कोई अलाउ नहीं है। प्रोहिबिटेड एरिया में ना कोई कंस्ट्रक्शन अलाउ है, ना कोई माइनिंग अलाउ है। आप बात अरावली की कर रहे हैं। कहीं कोई जो प्रोहिबिटेड एरिया है वहाँ ना कंस्ट्रक्शन अलाउ है, ना माइनिंग अलाउ है। सर, ये मैं आपको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है 2010 की, उसके लिहाज से बात कर रही हूँ। अरावली में राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर 3200 जगहों पर अवैध खनन हो रहा था। राजस्थान की 128 में से 31 पहाड़ियां खोदकर समतल कर दी गई और नक्शे पर आज उनका नामो निशान नहीं है। ये एफएसआई की 2010 की रिपोर्ट है। नहीं, एफएसआई की तो उसके बाद भी रिपोर्ट आई है, और आपने बिल्कुल सही कहा है। 2010 में गहलोत जी की सरकार थी। ये तो देखो ना कितना गहलोत जी ने किया है। आप जैसे पत्रकार ही गहलोत जी की सच्चाई को बता सकते हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि 2010 में जो गहलोत जी कर रहे थे वो आपने आज जनता के सामने रखा है। तो ये गारंटी जो अभी सुप्रीम कोर्ट या फिर जो हम गारंटी देते हैं कि जो 2010 में गहलोत जी ने किया और जिस रिपोर्ट का आपने उल्लेख किया, मैं मानता हूँ राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार स्ट्रिक्ट करके इसको नहीं होने देगी। हाँ, तो सर अब इसमें बात आती है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इसमें ये मूलतः काम राज्य सरकार का है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता नहीं, है। काम ही उनका है। काम ही उनका है। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण होते हैं एसपी और कलेक्टर, डीएम। अब होता ये जो मैंने देखा अपनी आंखों से, इलीगल माइनिंग हो रही है, हर जगह हो रही है। आज धनबाद जो है सर, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। धनबाद के कोल से पूरा देश ने तरक्की करी, और धनबाद कहाँ है आज सबको पता है। पिछड़ के आज धनबाद में कुछ नहीं है। तो जब इलीगल माइनिंग होती है, वही उंगली पकड़ाते हैं तो हाथ पकड़ लिया जाता है। तो आरोप सरकार पे यह है, केंद्र सरकार पे, कि माइनिंग खोल देंगे, जबकि आपने आज बिल्कुल साफ तरीके से बोला माइनिंग नहीं हो रही है। नहीं, जजमेंट में ही लिखा है नो न्यू माइनिंग लीज विल बी गिवन अनलेस एंड अनटिल डिस्ट्रिक्ट का एक मैनेजमेंट प्लान नहीं बनेगा, आईसीएफआरई की रिपोर्ट उस पर नहीं होएगी, रेस्टोरेशन प्लान नहीं बनेगा। ये एकदम क्लियर है। सबसे बड़ा झूठ ये है कि अरावली खुल जाएगी, कहीं नहीं खुल रही है। दूसरी बात, अरावली को एक दूसरे तरीके से देखना चाहिए। अरावली प्राचीन सभ्यता का अंचल है। अरावली में 110 से ज़्यादा किले हैं। अरावली में हल्दी घाटी है। अरावली में 4 टाइगर रिजर्व एरिया है। अरावली में 20 से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अरावली में गलता जी हैं, अरावली में भर्तरी जी हैं, अरावली में हमारी जमुआ माता है, तो अरावली में माउंट आबू है, अरावली में नक्की झील है, अरावली में उदयपुर जैसी रामसर साइट है। अरावली में पर्यटन की, संस्कृति की, इतिहास की, गौरव की अनन्य संभावना है। अरावली एक संस्कृति का भाग है। अरावली के उस सभ्यता है। अरावली की छाँव में हमारे ट्राइबल जो भील बंधु हैं, उनका एक सांस्कृतिक आभा है। उन सबका संरक्षण अरावली में होना चाहिए। तो आप अरावली को केवल माइनिंग के मत देखिए, पहाड़ मत मानिए। अरावली में जीवंतता है। अरावली में महाराणा प्रताप का शौर्य है। अरावली में बहुत बड़े शास्त्रों की रचना हुई है। भर्तृहरि महाराज ने हमारे नीति शतक, श्रृंगार शतक और जैसे शास्त्रों की रचना करी है। तो अरावली का अपने आप में एक बहुत वैशिष्ट्य है। जहाँ तक इसका माइनिंग है, मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ, 1,43,000 स्क्वायर किलोमीटर में केवल 217 किलोमीटर में, ये मैं आपको डेटा दे रहा हूँ। तो अभी तो 0.19 है, खूब होने के बाद भी नहीं हो पाएगा। और इसलिए
इतने बड़े सांस्कृतिक स्थल पे जो गुजरात में अंबाजी से शुरू होता है और दिल्ली तक आता है, इस अरावली के क्षेत्र में एक संवर्धन की शुरुआत होनी चाहिए, इसके इकोलॉजिकल सिस्टम के रेस्टोरेशन की शुरुआत होनी चाहिए। यही ग्रीन अरावली मूवमेंट हमने करा है। और इसलिए जब 37 जिलों की बात करता हूँ और मैंने 5-6 महीने पहले सारे डीएफओस को बुलाया था, तो मैंने कहा पेड़ कौन से लगाएंगे, तो मैंने कहा हमारे अरावली में पीपल है, बड़ है, बेहड़ा है, ढाक है, गूलर है, बेर है, आंवला है, ये सारे पेड़ लगने चाहिए। और ये हमने जिला अनुसार नर्सरी को दिए हैं। और जंगल केवल पेड़ नहीं होता है, जंगल एक इकोलॉजी होती है। इसलिए जो हम अरावली में भी फॉरेस्ट एरिया का इकोलॉजी बनाने के लिए काम करें। लंबे समय से कांग्रेस ने इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन नहीं बनाए और ईएसजेड ना बनने से आज बड़ी दिक्कत है। ईएसजेड से 1 किलोमीटर की दूरी को हम पूरी तरीके से प्रोहिबिट कर रहे हैं। तो हम एज ए होल अरावली के चिंतन की बात कर रहे हैं। सर, आपने जो बात कही, मुझे लगता है जब राजस्थान के हमारे दर्शक देखेंगे तो यही सेंटिमेंट है उनका कि अरावली सिर्फ एक पहाड़ इसलिए नहीं। मैं राजस्थान के और सब मैं राजस्थान के सब लोगों को कहना चाहता हूँ, और राजस्थान में तो हमारा सबसे ज़्यादा क्षेत्र है, हमें इस सब की सुरक्षा और संवर्धन के लिए कार्य करने। और जब आपके पास आपके डिस्ट्रिक्ट का एक मैनेजमेंट प्लान होगा तो ज़्यादा जागरूकता लोगों के बीच में। बिल्कुल सर, क्योंकि जैसा आपने कहा, मैं उस पर भी आऊँगी मुद्दे पर एक जब बात आपने कही कि हम तो उस देश से आते हैं और उस राज्य से आते हैं जहाँ पर हम जंगलों की पूजा करते हैं, पहाड़ की पूजा होती है, गिरिराज जी परिक्रमा का अगर हम जिक्र करें, ब्रज का जिक्र करें, तो मेरा फिर वही सवाल है कि ब्रज में इतने साधु आज आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि समतल होती जा रही है ज़मीन। ब्रज के बहुत सारे पहाड़ हैं जो समतल हो गए हैं। इन सब चीज़ों को लेकर भी एज अ होल मिनिस्ट्री, एज अ होल मिनिस्टर क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं सर? नहीं, देश भर क्योंकि में वो एक आध्यात्मिक देश में पर्यावरण संरक्षण को लेकर के हम लगातार गाइडलाइन और विषय करते हैं। देश में सबसे पहली बात है कि एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को सेव करना चाहिए। हमारा जब किसी भी क्षेत्र का हम एक वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पर कितने स्पीशीज़ हैं, पर कितना फ्लोरा और फोना को भी हम देखते हैं, कितने प्रकार की वनस्पतियाँ वहाँ पर हैं। और वनस्पतियों को देखने के बाद केवल हम टाइगर कंजर्वेशन में मैं हमेशा कहता हूँ वहाँ वाटर बॉडीज़ क्या है। आज देश में 54 टाइगर रिजर्व हैं, तो वहाँ से लगभग देश की दक्षिण भाग की सारी नदियाँ निकलती हैं। तो इन सब विषयों के प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन होना चाहिए। इकोलॉजी मतलब होल नेचर है। इकोलॉजी केवल पेड़ नहीं होती, एक छोटी सी घास के तिनके से लेकर के और एक बड़े पेड़ तक और एक छोटे से जिसको कहते हैं अंदर कीटाणु से लेकर और टाइगर तक और मनुष्य तक, ये सबका को एग्जिस्टेंस को ही इकोलॉजी कहते हैं। सर, एक इम्पॉर्टेंट बात, वो मैं वापस आपको वहीं पे लेके जा रही हूँ, जो डायरेक्शन नंबर 4 है, जो 27वां पेज है सुप्रीम कोर्ट का जो ऑडिट। आप तो पैराग्राफ पढ़ दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। मैं और नेताओं की तरह नहीं हूँ कि झूठ बोलूँ, मैं जो बोलूँगा फैक्ट पे बोलूँगा। जो मैंने पहले भी पढ़ा था उसमें एक बात कही गई है कि हम नए ऑप्शंस भी देख सकते हैं। मैं सरकारी भाषा में नहीं बोल रही, आप पढ़ के बताइए, लाइन में बता देता हूँ। उसके हिसाब से ये है, मेरा सवाल ये है कि आपने वैसे इसको मना किया है, फिर भी मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अरावली को नई माइनिंग को खोलेंगे, नई लीज दी जाएगी? अभी तो सवाल ही नहीं उठता है। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ये कहा है कि हर जिले का एक व्यापक मैनेजमेंट प्लान बने, साइंटिफिक, और उसके बाद ICFRE की स्टडी हो। उसमें पहले जिसको कहते हैं ना सस्टेनेबल, कि सस्टेन कैसा हो सकता है, फिर उसमें कुछ प्रोहिबिशन है कि जो प्रोहिबिटेड एरिया अगर आ जाते हैं नहीं हो सकती है, वाटर बॉडीज़ आ सकती है नहीं हो सकती है। फिर जो रेस्ट ऑफ द एरिया है उसमें पहले पर्वत और पर्वत श्रृंखला माइनिंग के हिसाब से पहचान किया जाए और वहाँ पर रेस्ट्रिक्टिव तरीके से हो, तो वो तो पूरा लॉ है। देखो, ये जो लोग कह रहे हैं ना चेंज हो गया, कैसे चेंज हो गया? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वही है, एनवायरनमेंट क्लियरेंस एक्ट वही है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वही है, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस एक्ट वही है, तो लॉ तो वही है। लॉ का तो पालन करना होगा। लॉ के पालन करना और वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट का प्लान है उसका जो गैप था, उसमें ज़्यादा फायदा कौन उठा रहे थे? इलीगल माइनिंग करने वाले, इलीगल माइनिंग, उसको उस पर चोट। सर, एक और चीज़, MPSM की बात जो अपन कर भी रहे थे, उसके लिए कोई काम आगे बढ़ा कि आपने जैसे मिशनरी स्टोन्स अभी तो निर्णय आया है, निर्णय आने के बाद लोग रिव्यू में गए हैं, तो मामला तो अभी पुणे अदालत में है।
जिनको विषय रखना है वहाँ विषय रखें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है आप मेरी बात सुनिए, उसके बाद उन्होंने ICFRE संस्थान को डेजिग्नेट किया, तो इसकी परिपालना तो जब होगी जब वहाँ से विषय पूरा हो जाएगा। अभी कोई एक निर्णय मात्र होने से जिस प्रकार का भ्रम फैला रहे हैं, जिस प्रकार की भावना भड़का रहे हैं, जिस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, मतलब एक कहावत होती है ना, कोई गांव में हुआ कि कौवा कान को काट के ले गया, तो कोई बच्चे को देखने नहीं गया, सब कौवे को देखने भाग गए। ये इस प्रकार का झूठ बोलने वाले लोग हैं। तो वे अब जो झूठ और भ्रम की राजनीति कर रहे हैं, इसका क्या कर सकते हैं? सर, फिर वो भ्रम की राजनीति, जब सरकार प्रतिबद्ध है, आप लगातार ये बात कह रहे हैं कि कोई नई लीज अभी खुलेगी, अभी तो प्लान ही नहीं बना है। नहीं, अभी तो निर्णय आया है और मामला पुणे अदालत में है। तो सरकार की तरफ से आपको ऐसा लगता है कि आप कोई चैलेंज करेंगे या इसको रिव्यू की बात करेंगे? आपको लगता है कि आप इस कंजर्वेशन के लिए सरकार अपना कोई स्टैंड रखेगी? सरकार का एक बात बहुत स्पष्ट है, हम अरावली के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। हम इलीगल माइनिंग के एकदम बंद करने के लिए राज्य सरकार को आग्रह कर रहे हैं और इलीगल माइनिंग पूरी तरीके से बंद होनी चाहिए। अरावली संरक्षित होनी चाहिए, अरावली का जो गौरव है वो रहना चाहिए और अरावली में माइनिंग सस्टेनेबल ही होनी चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय होंगे उसकी हम परिपालना करेंगे। ये कहीं से भी ओपन होने का विषय नहीं है और ये झूठ भी अपने आप समाप्त हो जाएगा। हाँ, मैं एक आह्वान जरूर करूँगा, आइए अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट में हम सब साथ मिलकर के काम करें। मैं सारे नौजवानों को आह्वान करना चाहूँगा, यंगस्टर को आह्वान करना चाहूँगा, स्टूडेंट को आह्वान करना चाहूँगा। कल तो मैं सुबह भैरोड़ में भी हूँ, वहाँ भी एक गर्ल्स कॉलेज में मैं जा रहा हूँ और मैं बच्चों को यही आह्वान करूँगा कि आओ हम सब मिलकर के अरावली के संरक्षण का कार्य करें। सर, जब आप अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो हम अरावली में वो ग्रीन पूरी उसकी बात करते हैं कि वॉल तैयार हो, और आपने कहा बार बार इकोलॉजी तैयार होने में लगभग 500 साल लग जाते हैं, उसको इकोलॉजी बनने में, किसी भी पहाड़ से उसको। तो मेरा जो हो सकता है कि एक इनोसेंट सवाल है ये, आज हम कोई एक पेड़ लगाना चाहें, आपने कहा आंवले के लगाए उसको, और एक जो इतनी पुरानी, मतलब जिसे कहें कि हिमालय के दादाजी हैं, अगर हम अरावली का जिक्र करें, वहाँ जो पेड़ लगे हुए हैं पहले हम उनको हटा दें। अब तो आप कह रहे हैं कि माइनिंग होगी नहीं या होगी तो लिमिटेड, पर उनको जब हटाएंगे और फिर नए पेड़ लगाएं और उसको इकोलॉजी बनने में वो 500 साल लगेंगे, तो उस 500 साल का गैप कैसे हम पूरा ऐसे नहीं होता है कि नए लगाएं, ये लगातार कंटिन्यू प्रोसेस होता है। इकोलॉजी एज ए इवोल्यूशन होता है, वरना तो कभी आप फॉरेस्ट्री में पढ़ोगे तो वहाँ तो कोई पेड़ लगाने जाता नहीं है, कोई बीज लगाने जाता नहीं है। नेचर का एक सिस्टम होता है और कई बार बीज को आगे फैलाने में चिड़िया कैरियर का काम करती है। बड़ा एक इकोलॉजिकल, इट्स वर्क लाइक ए साइकिल, उस साइकिल के नाते काम करते हैं। लेकिन क्या होता है कि इवन फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान में भी हम जब कई बार देखते हैं तो कई ऐसी स्पीशीज़ आ जाती हैं जो उस वायु के अनुकूल नहीं होती। हम भी देखते हैं कि जूली फ्लोरा हमारे यहाँ पर ऐसा आ जाता है, या और कुछ ऐसे पौधे आ गए हैं। तो फिर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान में हम उसको रेस्टोरेशन का काम करते हैं, उसको निकाल के नया फॉरेस्ट लगाते हैं। और मेरा तो ये मानना है कि अगर कुछ ग्रासेस लगाकर, बीज लगाकर उस धरती को छोड़ दिया जाए और पानी की व्यवस्था हो जाए तो नेचर तो अपने आप होती है। ये जो सारा नेचर ये अपने आप होता है। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, नेचर बेस्ड लाइफ स्टाइल, नेचर बेस्ड लिविंग, ये तो एक बहुत बड़ा मंत्र है जिसको लेकर के भारत ने दुनिया का मार्गदर्शन किया है। और इसलिए सस्टेनेबल का अर्थ है जो रहने वाले समाज के लिए भी उपयोगी और लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करे। केवल नेचर ही सस्टेन करती है, लेकिन इसमें प्रपोर्शन होना होता है। थोड़ा मनुष्य की ज़रूरत के लिए भी चाहिए होता है और बाकी इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन भी करना होता है। सर, क्योंकि मैं लीगल माइनिंग पे एक सवाल आपसे आगे पूछना चाहती हूँ, लेकिन मैं माइनिंग को रैप अप करने के लिए एक बिल्कुल वापस से आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। जो सोशल मीडिया पर देश के नौजवानों में या जो इतने डिबेट हो रही है, वो डिबेट हो रही है कि, वापस से मैं ये पूछूंगी, डिबेट ये हो रही है कि हमारे जो एक नेचुरल वॉल की तरह है, जो हमें सपोर्ट करता है, जो थार डेजर्ट को यहाँ आने से रोकता है, जो एनसीआर को धूल में मिट्टी लाने से रोक रहा है, जो हमारे वाटर मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है, जो हमारी मॉइस्चर पानी को सपोर्ट करता है, सब चीज़ को सपोर्ट करने वाले अरावलीज के साथ सरकार कहीं ना कहीं माइनिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए बड़े बिजनेसमैन को दे रही है। क्या ये आरोप गलत है? गलत है, झूठ है। मैं पूरी तरीके से नकारता हूँ, किसी बड़े बिजनेसमैन को नहीं दिया जा रहा है
और अभी तक दिया ही नहीं जा सकता है। अब तो जजमेंट के हिसाब से नो फ्यूचर माइनिंग है। जब तक उसका प्लान नहीं बनेगा मैनेजमेंट का, आईसीएफआर की स्टडी नहीं होगी, जिला वाइज रिपोर्ट नहीं बनेगी, आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। अब सर सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट कह लें या जो सुझाव के हिसाब से और आपके कहने के हिसाब से ये लगता है कि आप इलीगल माइनिंग पे अब धड़ पकड़ कॉलर पकड़ लें। क्योंकि अब ये तय हो गया ना, जब आपने एक जगह आइडेंटिफाई कर दी और श्रृंखला आइडेंटिफाई कर दी, अगर उसके बाहर है तो आपको कर सकते हैं, अगर उसमें है तो जब तक मैनेजमेंट प्लान नहीं है और आईसीएफआर की स्टडी नहीं है तब तक कुछ काम नहीं। तब नहीं, कुछ काम मतलब इलीगल काम नहीं होगा, इलीगल काम नहीं होगा। अब केंद्र सरकार जो और हम टेक्नोलॉजी वाइज इतना आगे बढ़ गए हैं, तो टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, इन सब से आपने देखा कि पिछले 5 सालों में, 1 साल में कोई इलीगल माइनिंग कहाँ कहाँ बढ़ी है, तो डेटा आ जाता है। राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, क्योंकि जो जंगल की ज़मीन होती है उसकी ऑनर राज्य सरकार होती है। इवन लीज वगैरह का जो इम्प्लीमेंटेशन है ये राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, और हम ये चाहेंगे कि राज्य सरकार इसको स्ट्रिक्ट तरीके से और इम्प्लीमेंट। इसको लेकर आपने कोई गुजरात में, राजस्थान में, सभी जगहों पे आप, बल्कि हम प्रेरित भी करते हैं और हम ये भी प्रेरित करते हैं कि सभी मुख्यमंत्री ग्रीन अरावली में लगे। और मेरे को आपको बताना चाहूँगा कि इस बार 5 जून को जब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आए थे तो हमारे चारों मुख्यमंत्री, मतलब भजन लाल जी जमुआ रामगढ़ गए थे, हमारे भूपेंद्र जी गुजरात वाले जो हैं वो बनासकाठा में गए थे, और हरियाणा के नायब सैनी जी भिवानी की तरफ गए थे, और रेखा गुप्ता जी और मैं तो स्वयं प्रधानमंत्री जी के साथ थे। तो ये तो हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता है। और गुजरात सरकार ने भी, राजस्थान सरकार ने भी, दिल्ली सरकार ने भी एक पेड़ माँ के नाम पे अरावली में बहुत बड़ा वृक्षारोपण किया है। जिन्होंने अपनी सरकार के समय में कोई एक पेड़ नहीं लगाया, 2 साल में कुछ नहीं किया, वो आज एक भ्रामक और झूठ के प्रचार को लेकर के निकले हुए हैं। लेकिन झूठ के पैर नहीं होते। सर एक चीज़ चिंता की बात है, भजन लाल शर्मा जी भरतपुर से आते हैं, भले ही ये सरकार को 2 साल हुए हैं, लेकिन भरतपुर में राजस्थान की अगर पीक पर इलीगल माइनिंग आपने देखी, बजरी खनन, अलग अलग खनन तरीके से इलीगल खनन है, उसकी शिकायतें चाहे कांग्रेस सरकार में हुई, अभी भी कहीं ना कहीं उसके पैर जो हैं वो छूटे नहीं हैं। दूसरी बड़ी बात है कि राजस्थान को ही अगर लें तो वहाँ का जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है उसका आधा तो पोस्ट अभी पूरी तरीके से भरी नहीं है। और फिर जब हम डीएम का जिक्र करते हैं, ये इसलिए क्योंकि मैं ज़मीन पर जाकर रिपोर्टिंग करके देखती हूँ, अगर उस पर कोई कार्रवाई होती है तो भी रिपोर्ट डीएम को बनानी है, अगर वहाँ माइनिंग होगी वो भी डीएम को करनी है। तो जब डीएम ही सूबेदार है, उसी को रिपोर्ट बनानी है, तो ये एक बहुत बड़ा जाल है। और ये आप ये तथ्य मुझे दीजिए, मैं मुख्यमंत्री जी से चर्चा करूंगा। जी, तो सर आगे बढ़ते हुए मैं पोल्यूशन को लेकर आपसे बात करना चाहती हूँ। ये अरावलीज वो जगह है जो उस मॉइस्चर को, जो रिजेस की बात करते हैं, वो उस मॉइस्चर को होल्ड करके बारिश लाने में काम करते हैं। अभी दिल्ली सरकार ने एक आर्टिफिशियल रेन का एक प्रोजेक्ट किया जो नहीं उतना सक्सेसफुल हो पाया, और दिल्ली में सांस लेने को लेकर कहा जाता है कि फेफड़े रोज दिन पे दिन खराब हो रहे हैं। उस लिहाज से सरकार कब तक ऐसा होगा कि दिल्ली में हम सांस ले पाएंगे सर्दियों में? देखिए, पॉल्यूशन का जो कारण है उसके 2 कारण हैं। पहला कारण है मानव आधारित गतिविधि। मानव आधारित गतिविधि में जो कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन और ये जो अमोनिया निकलती हैं, उसके कारण प्रदूषण के कण निकलते हैं। PM 2.5, PM 10, 2.5 मैक्रोन से कम के वो कण होते हैं जो हवा में जाते हैं। दूसरा जो डस्ट होता है, डस्ट के कारण भी वो कण PM 10 जाते हैं। और इन जो 8 प्रकार की गैसेस और कण होते हैं, इनके 24 घंटे के विश्लेषण के आधार पर एक मानक निकाला जाता है जिसको हम AQI कहते हैं। कांग्रेस के राज में तो लोगों को पता ही नहीं था AQI क्या है। इसको सबसे पहले लॉन्च ही 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आने के बाद किया, और हमने दिल्ली नहीं, देश के 130 शहरों में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चलाया। और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में वैसे तो NCR रीजन में इस बार देश में 3 लाख से 10 लाख वाले शहरों में हमारा अलवर तीसरे नंबर पे आया। उसके लिए हमने कार्य करने के लिए प्रेरित किया।
अब विषय ये होता है कि पर्टिकुलर दिल्ली का जो पॉल्यूशन है उसमें दिल्ली शहर भी है और दिल्ली शहर के साथ जुड़ा हुआ एनसीआर का एरिया भी है। मतलब सोनीपत, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव और दिल्ली। तो सबसे पहला पॉल्यूशन व्हीकल है, व्हीकल है, क्योंकि व्हीकल से तो गैस तो वो निकलेगा ही, कार्बन। तो व्हीकल में दुनिया भर में जिन देशों में पॉल्यूशन पे नियंत्रण पाया है वो क्लीन फ्यूल की ओर गए हैं। जितना बढ़िया फ्यूल इस्तेमाल करोगे उतना ही एमिशन कम होगा। तो दिल्ली में हम BS6 लाए, लेकिन पुरानी गाड़ियों के जो पोल्यूशन के स्टैंडर्ड है उसकी चेक की बात अब इस सख्ती से शुरू करी है। अब व्हीकल में बड़े ट्रक ये वगैरह भी चलते हैं, इनके भी हैं। और दूसरा जो पोल्यूशन है व्हीकल में ही, वो व्हीकल के निकलने के साथ साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट का है। एक एक जगह पे अगर लंबा ट्रैफिक रुकेगा 2-2 घंटे, आप भी अभी ट्रैफिक में फंस गई थी, तो कितनी गाड़ियों का धुआं एक साथ निकलता है, खासकर शाम पीक आवर्स में। दैट क्रिएट इम्पैक्ट। तो हमने पर्टिकुलर दिल्ली के अंदर ऐसे 60 स्थान आइडेंटिफाई किए हैं और दिल्ली के शहरों में भी करें हमने, गुड़गांव, फरीदाबाद, सब जगह कहा है। तो उन्होंने 1 साल का अपना प्लान बनाया है। दूसरा जो पॉल्यूशन है वो इंडस्ट्रियल है। तो इंडस्ट्रियल में भी हमें क्लीन फ्यूल की ओर जाना पड़ेगा। तो दिल्ली के जो 240 आसपास के इंडस्ट्रियल एस्टेट हैं उसको हमने PNG पे कराया है, ताकि गैस पे जाएं तो उनका बाकी का कम हो, डीजल। और उसके साथ ही साथ आप ये देखेंगी कि जो रेड और ऑरेंज की कैटेगरी की है उधर अब हमने OCM के डिवाइस लगाए हैं, ताकि उसके ऊपर नियंत्रण किया जा सके इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। और 1 साल का उसका भी प्लान बनाया ताकि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को मैटर किया जा सके। तीसरा जो विषय है वो है डस्ट पॉल्यूशन का। डस्ट पॉल्यूशन में सबसे पहला पॉल्यूशन होता है, आप दिल्ली और सब जगह देखते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है, उसके साथ डेमोलिशन एक्टिविटी भी होती है, मकान टूटते भी हैं। अब ये जो डेमोलिशन का वेस्ट पड़ा रहता है इसका तो कोई डिस्पोजल का तरीका ही नहीं है। तो अभी हमने डेमोलिशन वेस्ट के रूल्स बना के स्टेट्स को दिए और ये कहा है कि जो आप डेमोलिशन का जो मटेरियल है रिसाइकल होना चाहिए। ये टाइम पे अगर रिसाइकल हो जाता है तो वो वेस्ट नहीं बिखरेगा। ऐसे ही कंस्ट्रक्शन में भी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग लगाए हैं। बड़े कंस्ट्रक्शन साइट पे स्प्रिंकलर, एंटी स्मोक गन, इसके लिए प्रोविज़न करने की बात करी है। दूसरा जो डस्ट पॉल्यूशन है वो सड़क पे उठने वाली धूल से है। तो हमने सभी NCR रीजन को ये कहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीनों पे आइए और उसको OPEX के आधार पे चलाइए। अभी सभी को लक्ष्य दिए गए हैं ताकि सड़क से डस्ट रिमूवल हो। तीसरा जो है वो सड़क पर जो फुटपाथ पे मिट्टी है तो उसके लिए हमारा यही कहना है कि आप ग्रीनिंग करिए। मेरा तो एक और सुझाव है। ग्रीनिंग क्या होता है सर? ग्रीन हरा करिए। और मेरा कहना है कि ज़्यादा बढ़िया घास लगाने की ज़रूरत नहीं। हमारे कई इस प्रकार के सरकंडे, झाड़ियाँ हैं जो कम पानी में भी हो सकती हैं और लॉन्गेविटी के हिसाब से भी चल सकती हैं। तो अभी हमारे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इसमें ICFRE और हमारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मिलकर ऐसी 20 प्रजातियों की पहचान करी है जो हम दिल्ली में सबको कहेंगे कि भाई ये लगाइए। तो डस्ट पॉल्यूशन एक बड़ा विषय है। फिर पराली का विषय है। पराली में एक तो है ये कि हमने कस्टमर हायरिंग सेंटर पे मशीनें दी हैं, लेकिन मशीनें देने के साथ दिल्ली के आसपास जो थर्मल पावर है उनको ये कहा है कि आप 5% बायोमास के रूप में पराली का उपयोग करिए। दूसरा, हमने ईंट भट्टों को भी कहा है कि आप अपने बायोमास में पराली का उपयोग करिए। पराली से पिलेट बनाने के लिए हमने CPCB की तरफ से एक 50 लाख रुपए की सब्सिडी की योजना भी दी है। ऐसे नौजवानों ने 18 के करीब ऐसे संयंत्र भी लगाए। तो जो हमारा 14-15 लाख टन पराली का ऐसा उत्पादन होता है जो जलता है और जिसके कारण धुआं होता है, उसको अगर हमने कमर्शियल तब्दील करा तो फ़ायदा होता है। इसके अलावा बाकी छोटे छोटे उपाय और हैं। एनकैप के अपने प्रोग्राम के मॉनिटर्स हैं, उनको आगे करने में हम प्रेरित करने में लग रहे हैं। सेंट्रल लेवल पे हमारी मिनिस्ट्री एक रेगुलेटरी मिनिस्ट्री है, पर हम राज्यों के साथ परस्यू करते हैं, उनकी समीक्षात्मक विषयों में उनको मदद करते हैं, उनको एनकैप प्रोग्राम की गाइडलाइंस देते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम करते हैं
और केंद्र सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में CAQM नाम की एक अथॉरिटी बनाई है। वरना पहले दिल्ली में पॉल्यूशन होता था तो आसपास के राज्यों में जो एयर शेड होता था उनको तो चिन्हित करने की कोई जगह ही नहीं थी, कोई डायरेक्शन देने की अथॉरिटी नहीं थी। अब CAQM में भारत सरकार के एक वरिष्ठ रिटायर्ड अधिकारी एक अलग से चेयरमैन बनने की पोस्ट है, जो सब राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं और इन सारे विषयों को CAQM चेयरमैन कोऑर्डिनेशन करते हैं। सर आपने टिप्स पर थॉरली समझाया, पर एक बात बताइए सर, इन सारे कामों में कितना समय लगेगा कि हम कौन सी सर्दी में AQI हम 100 के पास हो, 150 हो मैक्सिमम? साल दर साल बेहतर हो रहे हैं। इस बार हमने ज़्यादा बेहतर रहे हैं। अंत में ये आने के बाद भी मौसमी गतिविधि होती है। क्या है, सर्दी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं, उसमें क्या होता है कि अगर वो ऊपर से जाते हैं बादल, तो नीचे का जो विंड है उसकी जो स्पीड है वो जीरो हो जाती है। तो विंड की स्पीड अगर जीरो हो जाएगी और एमिशन इतना ही रहेगा तो वो जो पार्टिकुलेट है PM2.5 और PM10 हवा में बने रहते हैं। तो फिर विंड का इंतजार करते हैं। तो ये जो ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 लगते हैं, तो हमारा CAQM का और भारत मौसम विज्ञान केंद्र का रेगुलर कोऑर्डिनेशन रहता है। उनसे वो विंड की स्पीड, हवा और तापमान पूछते हैं और प्रिकॉशन के बेस पे अब और कुछ नहीं होगा तो फिर ये क्रैब लगा करके ज़्यादा एमिशन वाली गतियों को पहले रेस्ट्रिक्शन करना, ज़्यादा अगर विंड की स्पीड कम हो तो उससे, तो ये जो ग्रैप लगाने की विषय है ये उसी आधार पे किया जाता है। लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि अगले साल के लिए इसका इन एडवांस भी कोई मॉनिटरिंग प्रोग्राम खड़ा करेंगे। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि 2026 के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पोल्यूशन एक चर्चा का विषय नहीं है? नहीं, प्रयास बेहतर करेंगे, मेहनत में कमी नहीं करेंगे और कोऑर्डिनेशन पिछली बार से बेटर हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली में सभी म्यूनिसिपल अथॉरिटी ने दिसंबर में बैठ करके अपना प्लान दिया है। CAQM को विस्तार से सारा प्रेजेंटेशन दिया है, मैं भी उसमें बैठा था और CAQM को हमने निर्देशित किया है कि अब इन्होंने जो अपने मॉनिटरिंग प्लान दिए हैं इसको इम्प्लीमेंटेशन कराइए। ग्रीन अरावली में लोगों के योगदान की ज़रूरत है। मैं क्लीन दिल्ली में भी लोगों से सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। सर एक चीज़ समझना चाहते हैं, पहले क्योंकि पॉलिटिकल इशू हो गया है पोल्यूशन, पहले अरविंद केजरीवाल सरकार से ज़बरदस्त पूछा जाता था, कोई जवाब नहीं था, पर क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर दी जो नहीं सोची जाती हैं, तो उनसे एक बहुत ऑब्वियस उम्मीद है कि वो तो कर देंगे। उस करने की श्रृंखला में पहले आती थी पराली को लेकर, पंजाब सरकार को लेकर आती थी बात। अब पराली के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के दौरान कहा कि पराली इज़ नो इशू, क्योंकि कोरोना के दौरान व्हीकल जैसा आपने जिक्र किया। अब सवाल ये है कि जो सबसे बड़ी बात, जो आपने थर्मल पावर प्लांट का जिक्र किया, मैं एक रिपोर्ट देख रही थी, उस रिपोर्ट में खास तौर पे कहा गया था कि सल्फर बेस्ड स्मोक सबसे ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट से निकलता है। अब वो 150-200 किलोमीटर के दायरे में है दिल्ली NCR के, लेकिन NGT का ये मानना है कि वो तो बहुत दूर है। लेकिन सर्दियों में क्योंकि हवा भारी हो जाती है तो वही स्मोक रहता है, तो उन थर्मल पावर प्लांट्स को अभी तक बंद नहीं किया गया है, उन पे रोक नहीं लगी। ऐसा नहीं है, उसमें ये कहा गया है कि दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के आसपास 7 लगे हुए हैं उनमें से 6 में लग गए हैं, 1 में और लगना है जो सल्फर को ख़त्म करता है। लेकिन जो 300 किलोमीटर की दूरी पे है उनकी चिमनी को 275 मीटर के ऊपर बनाने का विषय है, उसका पूरी तरीके से पालन किया गया है। इसमें भी अलग अलग संस्थानों के अध्ययन हैं। हम लोगों ने भी इसमें IIT का अध्ययन कराया था, बेंगलोर के एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूट का अध्ययन कराया था, साइंस इंस्टीट्यूट का, और नीरी का कराया था। तीनों की रिपोर्ट अलग अलग है, तो कोई भी एक साइंटिफिक चीज़ को पूरा मान लेने से काम नहीं होता है। ओवरऑल पर्यावरण दृष्टि से साइंस बेस्ड सॉल्यूशन में बांटते हैं, लेकिन साइंटिफिक रिपोर्ट के आधार पर। सर वो 4 चीज़ें क्या हैं जो पब्लिक अगर आपको योगदान देना चाहे तो क्या करे इस पोल्यूशन को कम करने के लिए? एक तो अपना पर्सनल व्यवहार में हम खुद देखें कि हमारे गतिविधियों से एमिशन कितना होता है और ऑक्सीजन कितना होता है। एक परिवार में एक व्यक्ति के लिए 5 पेड़ चाहिए होते हैं, तो 4 व्यक्ति सुबह से शाम तक कार लेके जाते हैं, सारा काम करते हैं, तो हमें अपना कंट्रीब्यूशन करना होगा। दूसरा, क्लीन मूवमेंट की दृष्टि से जागृति करनी होगी। मुझे लगता है कि ये 2 चीज़ें ही ऐसी हैं कि अगर सब व्यक्ति मिलकर के करें तो पॉल्यूशन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। वैसे प्रधानमंत्री जी का जो मिशन लाइफ का विषय लेकर के हम जाते हैं उसमें हम 7 आयाम बताते हैं जिस पे सबको ध्यान देना चाहिए। वो है सेव एनर्जी,
सेव वाटर, सेव फूड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रीयूज ऑफ ई वेस्ट, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल. दिस इज द वे ऑफ मिशन लाइफ. एंड ऑब्वियसली गवर्नमेंट नीड सपोर्ट फ्रॉम द पब्लिक. नहीं, हम सरकार जनता के लिए और जनता सरकार के लिए है. एक दूसरे से मिलकर के काम, अच्छी पॉलिसी बनाना और सबको मिलकर इम्प्लीमेंटेशन करना, यही तो हम सबका नागरिक कर्तव्य है. सर एक और बहुत बड़ा कंसर्न है और आपने बहुत सुना भी है, खासतौर पर राजस्थान से जुड़ा है, आपके इलाके से भी. एक उससे पहले मैं बाघों पर बात करूं, उससे पहले मैं आपसे एक पूछना चाहती हूँ कि काली पहाड़ी होती थी अलवर में, वो खत्म हो गई, उसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? नहीं, ये तो इस एक पूरा डिटेल है. माइनिंग ही उसके पीछे की. वो तो जिस समय पहले मैं नहीं था उस समय जो हुआ होगा उसका कारण. जी. लेकिन कांग्रेस के समय में इलीगल माइनिंग बहुत ज़्यादा थी. बहुत चर्चित काली बहुत पहाड़ी ज्यादा. जो अब समतल एकदम हो गई. बिल्कुल सर. तो सर एक ये बड़ा सवाल ये है कि बाघ जो हैं खासतौर पे सवाई माधोपुर में अपने अभी सर्वोच्च उस पर हैं. अब प्रॉब्लम ये है कि जब उनको 10 लोगों को रहना है और 20 उस छत के नीचे रहेंगे तो वो परेशान होते हैं, वो बाहर जाते हैं. आपने देखा सिविल लाइंस आए और ऐसे बहुत सारे आंकड़े रिपोर्ट्स हैं जिसमें उन्होंने मनुष्य को खा लिया. ऐसे में सर बाघों का स्ट्रेस मैनेजमेंट और जो फर्टिलिटी इशू है, इनफर्टिलिटी का जो मुद्दा आ रहा है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? देखो, हर फॉरेस्ट जगह का हम एक मैनेजमेंट प्लान बना रहे हैं. अभी मैनेजमेंट प्लान की समीक्षा होने के बाद जहाँ अतिरिक्त बाघ होते हैं उसके लिए एक ट्रांसलोकेशन की व्यवस्था होती है. मैं अभी पर्टिकुलर जवाब इसलिए नहीं दूंगा कि मेरा एक बार रिव्यू देखना और बाकी है, तो जब मैं रणथंभौर का रिव्यू देखूंगा तब मैं आपसे बात करूंगा. सर फिर एक चीज़ और ये समझेंगे, जैसे इनफर्टिलिटी इशू को हमने ये नोटिस करा और मैंने ऐसी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स देखी जिसमें कुछ बाघ तो बाहर आ जाते हैं क्योंकि वो डर जाते हैं. तो जो ये विलेजर्स हैं जो वहाँ रहते हैं उनके रिलोकेशन के लिए भी कोई प्लान होगा? ये अलग अलग जगहों पे किए जाते हैं. उसके पैकेजेस को भी हमने अच्छा करने का काम किया है, लेकिन ये आपसी सहमति के माध्यम से होता है और हम जल्दी ही सारे विषयों को पूरा करेंगे. और सर जैसे इनफर्टिलिटी इशू है, कई बाघें जो फर्टाइल हैं वो तो जनरेशन आगे बढ़ा रही हैं. देखा ये गया है कि वो एक तरह की ब्रीड आ रही है, जीन पूल की मैं बात कर रही हूँ. और कई जो इनफर्टाइल हो जाती हैं या वो बाघ जो हैं जो स्ट्रेस में होते हैं, तो जीन पूल मैनेजमेंट को लेकर सरकार इस पे एक अथॉरिटी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, और हमारा बाघों का गिनने का एक तरीका है. हम कैमरा ट्रैप लगाकर उनकी स्ट्राइप के माध्यम से, 2 बाघों की स्ट्राइप एक जैसी नहीं होती है, तो उनकी स्ट्राइप के माध्यम से और उनके कई ये 2-3 और तरीके हैं उनके साइंटिफिक, उस तरीके से वो करते हैं. और ये सारे विषयों का ध्यान NTCA करता है. और उसके साथ ही हमारा एक और इंस्टीट्यूट है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसमें इसका साइंटिफिकली अध्ययन किया जाता है. सर मेरे आखिरी के 2 सवाल हैं क्योंकि आपसे बात हो रही है और पॉलिटिकल चर्चा ना हो. सर आपकी स्ट्राइक रेट देखी गई है, जिस राज्य का आप अपने जिम्मा लेते हैं उस पे चुनाव जीतते हैं. सर इसके पीछे कोई मंत्र है, आप पूजा पाठ करके बाहर निकलते हैं, या आपको कुछ स्ट्रेटजी समझ आ गई है, या आप उन्हीं राज्यों को चुनते हैं जहां आपको समझ में आता है जीत है? ये वजह क्या? आपकी स्ट्राइक रेट संगठनात्मक शक्तियों की एक अलग तरीके से व्याख्या होने लगी है. सच्चे मन से काम करता हूँ, झूठ बोल के कोई काम नहीं करता. लेकिन सर मैंने खुद आपसे पूछा था जब महाराष्ट्र का चुनाव था, आपने कहा चिंता मत करो और बम्पर जीत हुई. हरियाणा और शायद किसी भी राज्यों में, तब से आपसे को कवर करती आ रही हूँ, जब आप गुजरात में गए थे और आपके सामने अशोक गहलोत कांग्रेस के प्रभारी के रूप में आए थे, तब भी बहुत क्रिटिकल चुनाव होने के बाद भी जीत हासिल हुई. इसके पीछे फिर भी आपके जो कार्यकर्ता हैं या आपके फॉलोअर्स हैं वो जानना चाहते हैं. सर ऐसा है, जो काम अपने को मिले, जो काम आपके हाथ में हो, जो काम आपके पास में हो, उसको सच्चे मन से करो. इसके अलावा दुनिया में कोई मंत्र होता ही नहीं है. सर आपके जीवन में कोई पॉलिटिकल गुरु आप किसी को मानते हैं? अमित शाह के लिए अक्सर कहा जाता है कि अमित शाह जी आपके पॉलिटिकल गुरु हैं, लेकिन क्या ताकत है आपकी? एक सौभाग्य रहा है कि मेरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके मंत्रिमंडल में काम करने का अवसर मिला है, और उनके मंत्रिमंडल में काम करते हुए मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला है. लेकिन राजनीतिक रूप से मैं सबसे पहले राष्ट्रीय मंत्री बना था, तब मैं माननीय राजनाथ जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे. उसके बाद नितिन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए. उसके बाद अमित भाई के साथ तो मेरे को राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला, और उनके साथ मैंने बहुत सारा पॉलिटिकल विषय को सीखा. बाद में मैंने नड्डा जी की अध्यक्षता में भी मैंने काम किया. तो मेरे
सारे राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ भी मेरे को सीखने को मिला। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जेटली जी, सुषमा जी, अनंत कुमार, मनोहर पारिकर ऐसे अच्छे नेताओं से मेरे को साथ मिला। और एक संघ का स्वयंसेवक होने के नाते बहुत सारे संघ के प्रचारकों से भी मेरे को जीवन में मूल्यवान बातें सीखने को मिली। तो मुझे लगता है कि भाजपा में एज ए परिवार के नाते मैंने काम किया और सब लोगों के साथ मिलकर कहीं ना कहीं जीवन में कुछ सुधार और सीख कर ही हम आगे बढ़े। सर, एक आखिरी सवाल जो मैं चाहती हूँ सीधे दिल से आपके आए। कोई व्यक्ति जिसने ज़ाहिर तौर पे अजमेर से आपने पढ़ाई शुरू की, आपका जन्म स्थान, उसके बाद आप ज़बरदस्त एक ओरेटर रहे। आज भी कहा जाता है कि आपके घर में अगर कोई आया है, कोई भी आया हो, उसको या तो अपॉइंटमेंट मिलेगा या जवाब मिलेगा, उसको अटेंड किया जाएगा। ये सारे कार्यकर्ता कहते हैं। दिल्ली में अगर आपके घर पे कोई आया हो, मंत्रालय में कोई आया हो, और इसके साथ साथ आप बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसके साथ साथ आपने किताब लिखी और आपसे बेहतर नहीं बता सकता है एनवायरनमेंट पे आपने किताब लिखी सुप्रीम कोर्ट। इन तमाम चीज़ों के पीछे कौन सी शक्ति है? क्या आप मेडिटेट करते हैं, कोई भगवान को मानते हैं, या कोई एक एनर्जी कौन है वो पीछे जिसकी वजह से ये सब कुछ ऐसे एफर्टलेसली मैनेज हो रहा है? और ये वास्तविकता में आपके कार्यकर्ताओं को जानने की ज़रूरत है कि ऐसे कैसे बन पाएँ जीवन में आगे। ऐसा है कि जो भी काम आपके हाथ में हो उसको ईमानदारी से करो। मैंने आपको पहले भी यही उत्तर दिया, अब भी यही उत्तर दिया। एक साथ कोई 20वीं सीढ़ी पे नहीं पहुंचता है। जो सीढ़ी आपके सामने है उसको अच्छे ढंग से सजगता से चढ़ो, बस, और कुछ नहीं हो। आगे की सीढ़ी क्या है सर? कहाँ देखते हैं अपने आप को 5 साल के अंदर? दूसरी देखता हूँ, 100 भी नहीं देखता। तो जो सामने आज के दिन का जो काम है उसको आज ईमानदारी से करो, झूठ मत बोलो, जो मन में हो, सच्चा हो, वो काम करो। बाकी और कोई ज़िंदगी में मंत्र नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बेहद सरलता के साथ एक एक बात का जवाब। और एक बात करनी यहाँ पर ज़रूरी है कि हमें जो बात थी शुरुआत में, किस कीमत पर? हमें अच्छी सड़कें चाहिए, हमें मार्बल वाले घर चाहिए, हमें बड़ी बड़ी इमारतें चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए। हम बात चाइना से कंपैरिजन की करते हैं, हम ये कहते हैं कि चाइना कितना आगे निकल गया, और लोकतंत्र की बात करते हैं, हमें वो आज़ादी बोलने की भी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जो आपकी डिमांड है उस हिसाब से अगर सप्लाई ना हो तो भी सरकार पर सवाल, और सप्लाई हो तो भी सरकार की नीयत पर सवाल। आज भूपेंद्र यादव जी ने एक एक बात का बेबाक तरीके से जवाब देकर कहा कि अरावलीज को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा और ना ही दिल्ली, जो कि देश की धड़कन है, देश की राजधानी है, उसको नुकसान होगा। ये पॉडकास्ट ज़रूर देखिए। मुझे लगता है आपके हर एक चिंता का निवारण इस पॉडकास्ट में मिलेगा। और फिर भी अगर आपके कुछ सवाल हैं तो मुझे DM ज़रूर कीजिएगा। हम अगली बार मंत्री जी से खुद उन तमाम सवालों का जवाब लेने पहुंचेंगे। भूपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए।